दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स इम्प्रूव आवर नॉलेज के चैनल में। जैसा कि हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था इंडिया जीएस के लिए, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, जिन क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। उसके अलावा जो अदर ऑप्शन है उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि उससे संबंधित अन्य कोई क्वेश्चन अगर आए तो आप सभी से बन जाए। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला नंबर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेल्लोर, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड लिलिथगो। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो अदर ऑप्शन है, जैसे लॉर्ड वेल्लोर, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉर्ड कर्जन जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो हमें जो है लॉर्ड कर्जन को क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है, एक है आपका लॉर्ड लिलिथगो। तो लॉर्ड लिलिथगो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉर्ड लिलिथगो के समय ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। तो इस तरह से लॉर्ड लिलिथगो जो है अपना इंपॉर्टेंस रखता है। और जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर ये आपका होगा लॉर्ड इरविन, कि महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। उसके पश्चात अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब देखो, भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से संस्कृत भाषा में तो लिखा गया था, लेकिन जो राष्ट्रगान हम गाते हैं वो हिंदी में अनुवादित है। वो किस में है? हिंदी में है। और इसी में एक रिलेटेड आपका आता है राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रगीत जो है मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है और संस्कृत में ही अपन गाते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रगान की, तो इसके रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, और उसके बाद आता है राष्ट्रगीत तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप किस में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस कथन में अपने को देखना है। अगर हम बात करें साइंस की, तो जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं साइंस में वो थोड़े से डीप आ रहे हैं, तो हमें इसको जानने के लिए इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखें और इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उनको देखते हैं, ताकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन अगर आए तो हम जान जाएं, इसका आंसर हम दे पाए। तो ए ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर का एक अपन सामान्य से एग्जाम्पल अपन देखें तो घर में जो अपन पंप वगैरह यूज़ करते हैं पानी के लिए, वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है। लेकिन क्या वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? नहीं, ये इसके जस्ट अपोजिट होगा। वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कैसे? हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो विद्युत गया, इलेक्ट्रिसिटी लगाने के पश्चात वो जो है पानी को जो फ्लो है उसको बनाए रखती है। तो इससे अब हमारा पहला ए ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये भी जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं ऑप्शन डी, प्रत्यावर्ती धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। तो नहीं, ये भी आपका गलत होगा। आप सभी ने देखा होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से बनता है। तो प्रत्यावर्ती धारा एक ही दिशा में नहीं बनती, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट की स्थिति का पता कर सकता है। तो ये होगा हमारा सही आंसर। चलिए फिर आगे अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, ये गलत हो गया, चौथा, ये पांचवा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये सही है। अपने वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज
डिजाइन को 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये गलत होगा, ये जो है 15 अगस्त 1947 को नहीं, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नहीं, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। न तो कथन 1 और ना ही 2, ये भी गलत है। सी, कथन 1 सही है। ये हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा कि केवल और केवल कथन 1 सही है। केवल और केवल, रुके, हाँ, केवल और केवल कथन 1 सही है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। फिर चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब अपन जानते हैं कि ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और ये तृतीयक क्षेत्र। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिसमें मूल्य रूप से वो क्या होती है, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर रहती है, जैसे हमारे कृषि, वानिकी, ठीक, और इस पर आधारित उद्योग, प्राथमिक उद्योग। उसके पश्चात जो प्राथमिक पर निर्भर रहते हैं वे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, जैसे औद्योगिक। अब औद्योगिक विनिर्माण आदि जो होता है द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। उद्योग वगैरह पूर्णतः अपने प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। और तीसरा जो द्वितीयक पर निर्भर रहते हैं, परिवहन एवं संचरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन एवं संचरण तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल ने वेबगत का सिद्धांत नीति को तैयार किया था। वेबगत मतलब वही आपकी हड़प नीति। अब हम सभी 8वीं से पढ़ते आए हैं डलहौजी की हड़प नीति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी। अगला क्वेश्चन है 8वां, 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ठीक है। ऑप्शन बी, चुनाव में मतदान के अधिकार के लिए किस वर्ष की जगह 18 वर्ष करना, 21 की जगह 21 है, थोड़ा गलत हो गया। उसके बाद इसको सुधार कर लेंगे, ये 21 है, ठीक। उसके पश्चात दादर नागर और हवेली का एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में निर्माण और मौलिक अधिकारों की कटौती। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुनाव में मतदान अधिकार के लिए जो पहले क्या था 21 वर्ष था, उसको क्या किया गया 18 वर्ष किया गया संविधान संशोधन 61वां के द्वारा। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेते हैं उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा, रेपो रेट पुनर्खरीदार का संक्षिप्त रूप है। अब देखो, बैंक का जो संरचना अपन जाते हैं ये अपना हो गया आरबीआई, ठीक, और आरबीआई पर डिपेंडेंट छोटे छोटे आपके वाणिज्यिक बैंक। अब जो ये वाणिज्यिक बैंक है इनको जब पैसों की आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं, सीधे आरबीआई से मांगते हैं। तो आरबीआई जो पैसे इनको उधार में देती है और जिस रेट पर देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और रेपो रेट को पुनर्खरीदार का संक्षिप्त रूप है के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक। तो पहला है खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ, चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग नरसंहार, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1920 में, 1920 में स्टार्ट हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड जो था 1922 में हुआ था, जिसमें पुलिस वालों को क्या उसके चौकी समेत पूर्णतः जला दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है
1919 में हुआ था, और गांधी की दांडी यात्रा अभी हम सब ने देखा 1930 में हुआ था। ठीक, तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से अपन देखते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा आपका ऑप्शन 3, ये 3 मतलब जलियांवाला बाग नरसंहार 1919। अब 1919 के बाद 1920 एक, 3 एक, उसके बाद 2 1922 और उसके बाद 4 गांधी की दांडी यात्रा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन पूरा होता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो मेन क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और स्पेशली जो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उससे हमेशा आते हैं। आप सभी लोगों को इसके लिए हमेशा के लिए तैयार रहना है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आना निश्चित है, तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करके रखें। अब चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट के माध्यम से, कि संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए भाग 16, बी भाग 18, सी भाग 20 और डी भाग 22। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर पूरा करते हैं। धन्यवाद।